कैसे हैं आप लोग? आई सब ठीक होंगे। पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज का हमारा है 18 ऑफ ऑडिट सेशन, और वहाँ आज हम इसमें बात करने वाले हैं कारो 2020 पे। कारो 2020 बात करता है 21 क्लॉजेस के बारे में जो ऑडिटर को रिक्वायर्ड होता है मेंशन करना, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशंस। ओके। तो कारो 2020 की डेफिनेशन, स्ट्रक्चर्स एंड हर क्लॉज को हम पढ़ेंगे। ओके, तो इस पे मोस्टली तो क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। ठीक है, लाइक कोई ना कोई एक क्वेश्चंस आपको मिल ही जाएगा हर अटेम्प्ट में, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, वो डायरेक्टली क्लॉज से आए या फिर उससे रिलेटेड कुछ आ जाए, फिर पता नहीं होता। सबसे पहला बात करते हैं कौन कौन कंपनी एग्जेम्प्ट है। कोई भी बैंकिंग कंपनी हो, इंश्योरेंस कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, या कोई भी प्राइवेट कंपनी जिसकी एक लिमिट होगी, वो सारी एग्जेम्प्ट होंगी कारो 2020 क्लॉज से, यानी कि उन कंपनीज पे कारो एप्लीकेबल नहीं होगा। प्राइवेट कंपनी जो कंडक्ट होगी, लाइक मतलब जो एग्जेम्प्ट होगी, उनकी जो कैपिटल रिजर्व है वो 1 करोड़ से कम होना चाहिए। बोरोविंग्स जो है लेस देन 1 करोड़ होनी चाहिए, और रेवेन्यू जो है लेस देन 10 करोड़ होना चाहिए। तभी वो एग्जेम्प्ट मानी जाएगी। अगर इस इनमें से कोई भी एक भी ज्यादा होता है तो उस केस में जो है फिर वो एग्जेम्प्ट नहीं माना जाएगा। ओके। प्रोटोकॉल, एसेंशियल प्रोटोकॉल फॉर फ्रॉड रिपोर्टिंग। फ्रॉड रिपोर्टिंग का सिंपल है, आपने पढ़ा होगा 143 में, कि थ्रेशोल्ड, अगर जो फ्रॉड है उसकी लिमिट मोर देन 1 करोड़ है, तो उस पर डायरेक्ट एक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजो, और जो भी टाइम प्रिस्क्राइब वगैरह रहता है उसके बारे में मेंशन करो। लेकिन अगर कम है तो फिर कमेटी या मैनेजमेंट से बात करो, और उसके हिसाब से जो भी प्रोसीजर है उसे कंटिन्यू करो। ये सिंपल फ्रॉड के बारे में बात करता है। अब बात करते हैं क्लॉजेस के बारे में। क्लॉज 1 बात करता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में। यहाँ जिसमें कहता है कि जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है उसका प्रॉपर रिकॉर्ड्स होना चाहिए, फिजिकल वेरिफिकेशंस होने चाहिए, टाइटल डीड, इमूवेबल प्रॉपर्टीज जो है वो कंपनी के नाम पे होने चाहिए, सारी रिवैल्यूएशन बेस्ड वैल्यू होनी चाहिए, लाइक कि अगर कोई वैल्यू डेप्रिशिएट हो चुकी है तो डेप्रिसिएशन के बाद की वैल्यू होनी चाहिए, एप्रिसिएट हुई है तो उसकी वैल्यू होनी चाहिए, एंड प्रॉपर डिस्क्लोजर भी होना चाहिए अगर कोई बेनामी प्रॉपर्टी है तो। ओके, सिर्फ इतने 4-5 पॉइंट्स हैं, इनके बारे में इनको याद रख लोगे तो ऑलरेडी हर एक क्लॉज ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उसके रिकॉर्ड्स होने चाहिए। देन उसका फिजिकल वेरिफिकेशन कंडक्ट होना चाहिए, यानी कि चेक होना चाहिए कि एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है कि नहीं। उसकी टाइटल डीड, इवैल्यूएशन, और अगर बेनामी प्रॉपर्टी है तो वो कब उसके बारे में मेंशन होना चाहिए। देन इन्वेंट्री के बारे में बात करें तो सबसे पहले फिजिकल वेरिफिकेशन इम्पॉर्टेंट ही होता है। अगर डिस्क्रिमिनेशन लेस देन 10% है तो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ 10% और मोर, यानी कि हर क्लास, यानी कि हर इन्वेंट्री के ऊपर जो स्पेसिफिक कैटेगरी की है उसमें 10% या उससे ज़्यादा का कोई डिस्क्रिपेंस होता है या प्रॉब्लम्स होती है तो उसे नोट करना होगा। और अगर वर्किंग कैपिटल लिमिट इज मोर देन 5 करोड़ फ्रॉम बैंक, एफआईस और सिक्योरिटी ऑफ करंट एसेट्स, देन क्वार्टरली रिटर्न इंपॉर्टेंट है। अगर 5 करोड़ से ज्यादा जो वर्किंग कैपिटल लिमिट है वो ले रखी है, यानी कि जो कंपनीज है लोन ले रखी है वर्किंग कैपिटल के लिए, और उसके लिए वर्किंग कैपिटल जो है उन एज अ सिक्योरिटी है, तो उस केस में क्वार्टरली रिटर्न जो है मेंशन होने चाहिए। इसकी बात करता है। देन आता है 3 और 4। ठीक है, 3 और 4 बात करता है इन्वेस्टमेंट एंड गारंटीज के। 3 क्या कहता है, लोन्स एंड एडवांसेस ऑफ गारंटी, उसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग होनी चाहिए, और कितना लोन गया है वो मेंशन होना चाहिए, कितने टाइम पीरियड के लिए किया दिया गया है, रीपेमेंट कब होगी, ओवर ड्यूज कितने अगर हुए हैं किसी लोन के तो क्या वो 90 डेज से ज्यादा के ओवर ड्यू हो चुके हैं, रिन्यूअल एक्सटेंशन, अगर कोई किसी लोन का रिन्यूअल हुआ है या एक्सटेंशन हुआ है तो उसके बारे में मेंशन करो। और अनस्पेसिफाइड टर्म है, अगर कोई लोन दिया है लेकिन उसके बारे में मेंशन नहीं है कि वो किसको दिया गया था, मोस्टली वो प्रमोटर्स या
रिलेटेड पार्टीज को दिया जाता है तब वो मेंशन नहीं करते कि ये लोन्स कहाँ दिया गया है, कितना दिया गया है, सिर्फ मेंशन करते हैं लोन है। तो उस केस में जो है उसको भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या है वो। एक, एक मतलब वहाँ पे टर्म्स कंडीशंस नहीं होते कि कितना कब रिपेमेंट होगी, कितने और का दिया गया है, ओवर ड्यू हो गया तो क्या होगा। वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस बस पैसा दे दिया है अपने प्रमोटर से रिलेटेड पार्टी को। ओके। और सेक्शन जो 4 है वो भी 185 एंड 186 ये बात करता है कि जो प्रमोटर्स या डायरेक्टर्स को दिया गया है लोन उसके रिलेटेड, यानी कि इसमें तो सारे लोन्स एडवांसेस और गारंटीज आ जाते हैं, लेकिन इसमें स्पेसिफिक डायरेक्टर्स मैनेजमेंट वगैरह को अगर लोन दिया गया है बिना किसी कम टर्म एंड कंडीशन के तो उसके उसके रिलेटेड चीजें आती हैं। ओके। पहला था हमारा इन्वेस्ट फिजिकल एसेट्स, दूसरा इन्वेंट्री, तीसरा और चौथा आता है लोन्स, जिसमें पहले में तो स्पेसिफिकली हर एक की बात करते हैं, लेकिन जो चौथा वाला है उस फोर्थ वाला है उसके अंदर हम मैनेजमेंट और इंटरनल कंट्रोल इंटरनल टीम्स के बारे में बात करते हैं। देन 5 आता है पब्लिक डिपॉजिट, अगर आप कंपनी ने पब्लिक से कोई डिपॉजिट लिया उसको मेंशन करो। कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करते हो तो उसके बारे में मेंशन करो। स्टैट्यूटरी ड्यूज के कंप्लायंसेस है या कोई डिस्प्यूट है उसके रिलेटेड मेंशन करो। लाइक रेगुलर डिपॉजिट वाज अनडिस्प्यूटेड ड्यूज, यानी कि कोई डिस्प्यूटेड ड्यूज या अनडिस्प्यूटेड ड्यूज है उनके बारे में मेंशन करना होगा। स्टैट्यूटरी ड्यूज से रिलेटेड कोई भी चीज है तो। देन उसके बाद आता है एट्थ और नाइन्थ। एट्थ बात करता है रिकॉर्ड अनरिकॉर्डेड इनकम के बारे में। आइडेंटिफाई प्रीवियसली अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन सराउंडेड डिस्क्लोजर्स इनकम इन टैक्स असेसमेंट, यानी कि पिछले साल कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हुई जिसको रिकॉर्ड नहीं किया गया उसके बारे में मेंशन करना होता है कि क्योंकि कंपनी कई बार क्या करती है बचने के लिए कई चीजें कई ट्रांजैक्शंस को मेंशन नहीं करती है ताकि वो रिकॉर्ड्स ही नहीं आएगा तो उसमें क्या है हमारे टैक्स के सेव हो जाएगा। तो उस चीज को भी मेंशन करना होगा कि अगर कोई अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन या इनकम पता चलती है उसके बारे में मेंशन करो। कोई रीपेमेंट और ड्यूज है, डिफॉल्ट इन द पीरियड ऑफ द अमाउंट ऑफ लोन बोरोइंग, स्टेट द willful defaulter, drivers of loan, short term fund for long term, फंड टेकन मीट सब्सिडरीज एसोसिएट एंड लोन राइट, यानी कि यहाँ पे ड्यूज की रीपेमेंट ऑफ ड्यूज की बात करता है, यानी कि जो भी पेंडिंग लोन या एडवांसेस लिए थे हमने वो अगर पेंडिंग है कंपनी ने तो उस केस में उसके रिलेटेड क्या रीपेमेंट पॉलिसीज हैं और कितना पीरियड हो गया है उन सब के बारे में बात करता है। ओके। देन टेंथ आता है एप्लीकेबल ऑफ राइज मनी एंड क्लॉज 11 कहता है फ्रॉड के बारे में। 10 क्या कहता है एप्लीकेशन ऑफ राइस मनी, यानी कि अगर हमने पब्लिक डिपॉजिट से या पब्लिक ऑफर से कोई पैसा मंगाया है, लाइक मतलब आईपीओ वगैरह जब निकलता है आईपीओ एफपीओ, तो उस केस में जब वो पैसा आता है ना तो उसका कहाँ यूज हुआ है तो उसके बारे में मेंशन करना होगा हमें क्लॉज 10 में। और क्लॉज 11 बात करता है फ्रॉड के बारे में, अगर कोई फ्रॉड रिलेटेड ट्रांजेक्शन होगी लाइक जो 143.12 में हम पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड वो उसके बारे में भी क्लॉज 12 में मेंशन करना होगा। ओके। देन आता है 12 और 13, 11 में मेंशन करना होगा और 12 और 13 बात करता है कि निधि कंपनी और रिलेटेड पार्टी के बारे में। निधि कंपनी तो के ये कुछ मेन पॉइंट्स है कि मेंटेन द नेट ओन्ड फंड टू डिपॉजिट रेशियो इनटू 1:20। कई बार इस पे एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछ देता है कि निधि कंपनी के केस में कितने रेशियो का फंड जो है डिपॉजिट होना चाहिए, फंड डिपॉजिट होना चाहिए, तो वो 1:20 होना चाहिए। मेंटेन करना होगा 10% अनएक्यूमुलेटेड टर्म डिपॉजिट, यानी कि वो ऐसा पैसा होना चाहिए कि हमें जब भी जरूरत हो 10% एटलीस्ट निकल आए। डिटेल ऑफ एनी डिफॉल्ट पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट एंड रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, अगर कोई भी इंटरेस्ट रिपेमेंट या डिपॉजिट रिपेमेंट में डिफॉल्ट है तो उसके बारे में भी मेंशन करना होगा। दूसरा था हमारा 13 ट्रांजैक्शन विथ रिलेटेड पार्टी, तो किस कौन कौन सी रिलेटेड पार्टीज हैं और उनके साथ जो जो ट्रांजैक्शंस है वो हमें मेंशन करने होंगे प्रॉपर डिस्क्लोजर के साथ। ओके। तो ये दो क्लॉज थे। देन क्लॉज 14, 15 और 16। 14 बात करता है इंटरनल ऑडिट सिस्टम की, सिस्टम कमेंस विद द साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस।
स्टैट्यूटरी ऑडिटर कंसिडर इंटरनल ऑडिटर रिपोर्ट फॉर द पीरियड, यानी कि इंटरनल ऑडिट का क्या सिस्टम है, इंटरनल ऑडिटर कैसे रिपोर्ट रेडी करता है इंटरनल ऑडिट की, उसके बारे में हमें ओवरव्यू करना होगा और चेक करना होगा। ओके। एंड क्लॉज 15 में बात करता है नॉन कैश ट्रांजैक्शन के बारे में। अगर कंपनी ने कोई भी नॉन कैश ट्रांजैक्शन कर रखी हैं, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो पता करना होगा। आरबीआई रजिस्ट्रेशन, यानी कि कई कई चीजें होती हैं जो आरबीआई के अंडर रजिस्टर करवानी होती है, जैसे रिक्वायरमेंट एंड स्टेटस ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन 45 आईए। कंडक्टिंग नॉन बैंकिंग, अगर कोई नॉन बैंकिंग या हाउसिंग फाइनेंस चला रहा है तो उसका एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है, वो आरबीआई देता है। फुलफिलमेंट ऑफ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, रिपोर्टिंग टोटल नंबर ऑफ सीआईईज विद इन द ग्रुप, यानी कि इससे रिलेटेड कई सारी इवेंट्स, कई सारे रजिस्ट्रेशन होते हैं जो आरबीआई के अंडर होते हैं। तो अगर ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन है, कर रखा है या करवाना चाहिए था, तो उसके बारे में भी मेंशन करना होगा। देन 17, 18 और 19। 17 आता है कैश लॉसेस के बारे में। रिपोर्ट इनकर्ड कैश लॉसेस इन द करंट फाइनेंशियल ईयर एंड द इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर स्टेट अमाउंट, यानी कि करंट और पिछले साल में जो जो कैश लॉसेस हुए हैं ना, उसके बारे में मेंशन करना होगा कि टोटल कितने कैश कैश लॉस हुआ है और कितने का एस्टिमेट था, यानी कि टोटल लॉसेस कितने हुए इन कैश फॉर्म, वो बताना पड़ेगा। कैश लॉसेस सिंपल समझ लो कि जो कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं ना सारी, कि आज अगर कोई सामान खरीदा तो आज ही पे कर दिया तो वो कैश हो गई, या आज अगर कोई सामान बेचा तो वो कैश में ही हमें पैसा आ गया, और ये रेगुलर बेसिस के कुछ ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो उसको कैश लॉसेस कहते हैं। तो उस केस में जो अगर लॉसेस आते हैं ना, उसको डिस्क्लोज करना इंपॉर्टेंट है। देन आता है रेजिग्नेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑर्डर। If resignation occurs, confirm consideration of issue objections or a concern raised by the outgoing auditor, यानी कि कोई पिछला ऑडिटर था, उसने स्टैट्यूटरी ऑडिटर था, उसने रिजाइन कर दिया, तो उसके रीजन भी लिखने पड़ेंगे कि उसने क्यों रिजाइन किया था और आपने क्यों फिर ऑडिट लिया है, क्या रीजन वगैरह वगैरह उसके बारे में। ठीक है। देन आता है मटेरियल अनसर्टिनिटी। मटेरियल अनसर्टिनिटी के बारे में तो पता ही है, जो भी मिस स्टेटमेंट्स वगैरह होती हैं या मटेरियल अनसर्टिनिटी से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स है उसके बारे में मेंशन करना होगा। देन आता है 20 एंड 21। ओके, सी 20 बात करता है सीएसआर अमाउंट की और 21 बात करता है कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। यानी देखो सीएसआर अमाउंट क्या होता है कि ओके 18, 19, 20। ओके, सीएसआर अमाउंट का तो पता होगा, हमने कंपनी ओ कंपनीज एक्ट में पढ़ा है। सीएसआर अमाउंट स्पेंड करना होता है कंपनी को, तो यहाँ पे उसी के बारे में मेंशन करना होगा कि क्या कोई आउटगोइंग प्रोजेक्ट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है जिसपे सीएसआर का पैसा बचा है तो उसको ट्रांसफर किया है कि नहीं, और अगर कोई स्पेशल अकाउंट ट्रांजेक्शन की तो उसके बारे में मेंशन करना है। यानी कि सीएसआर से फंड से रिलेटेड जो भी अमाउंट अनस्पेंड अमाउंट है, उसके जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं ना, कि 6 महीने में कहीं यूज कर लो, नहीं तो फिर उसको ट्रांसफर कर दो, तो उसके बारे में मेंशन करता है। और कंसोलिडेशन फाइनेंशियल, ये एक्सेप्शन है, ये सब जगह नहीं आता क्लॉज, ये तभी आएगा जब आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन कर रहे होगे। ओके, तो उस केस में ये चीजें मेंशन होती है कि हमने कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट करा है। Crucial rule Caro 20 is generally not applicable to consolidated financial except for the specific clauses। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, क्लॉजेस सिंपल है, कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो उस टाइम पे ही मेंशन होता है क्लॉज। ओके। Caro Caro 23 is generally not applicable for consolidations except for the specific clause indicating detail of the companies, and paragraph number Caro reports contain this qualification or adverse remark with respect to auditors in ग्रुप कंपनीज, यानी कि ग्रुप कंपनीज करोगे तभी आता है, अदरवाइज वो मेंशन की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये थे हमारे 21 क्लॉसेस। एंड आई थिंक ये बहुत जो मॉड्यूल वगैरह से शॉर्ट में ही लिखे हैं और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही पिकअप हुए हैं यहाँ पे, तो इसको रिवीजन कर लोगे तो हर क्लास प्रॉपरली याद हो जाएगा। एंड देन क्वेश्चंस पढ़ के उसको समझ सकते हो कि कौन सा क्लॉज उसमें आएगा। कई बार वो डायरेक्ट भी मेंशन कर देता है कौन सा क्लॉज रखना है, तो नेम्स वगैरह को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, देन आता है पैराग्राफ 4 विच अबाउट डॉक्यूमेंट
interpretations of unfavorable or qualified answers. When an answer is unfavorable qualified, the author should report acceptably state the basis of the unfavorable qualification answer when the his opinion like मतलब ओपिनियन वगैरह के बारे में बात करता है evaluating the quality comprehensive over actionable reporting and the report ये कारो 2020 में मेन यही है सारे क्लॉजेस याद कर लो प्रॉपर ओके और एक्सेप्शन कंपनीज क्योंकि कई बार एमसीक्यूज वगैरह में एक पूछ लेता है कि कौन कौन सी कंपनी कारों से एग्जेम्प्ट है तो 2 नंबर के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है और एक ये लिमिट वाला कैपिटल रिजर्व का लेस देन 1 करोड़ बोरोविंग का लेस देन इक्वल टू 1 करोड़ और रेवेन्यू का लेस देन इक्वल टू 10 करोड़ ओके ये रहता है ओके और उसके बाद इसके क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट आई थिंक आप लोग समझ आए होगा ओके तो अब हम क्वेश्चंस पे देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आ रखे हैं सबसे पहला ये निधि कंपनी के बारे में क्वेश्चन आया था कि जो अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ स्टैट्यूटरी ऑफ लिमिटेड ऑडिटर ऑफ लिमिटेड कंपनी द कंपनी रजिस्टर्ड एज अ निधि कंपनी एंड व्हाट रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लॉज तो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट वही है कि जो रेशियो है हमारा फंड का वो प्रॉपर होना चाहिए 1:20 10% जो है मेंटेन होना चाहिए और अगर कोई डिफॉल्ट की है तो उसके बारे में मेंशन करना होगा ठीक है क्लॉज 12 के बारे में क्रॉस 12 इसमें पूरा मेंशन कर दिया है ओके तीनों पॉइंट जो वहां मैंने सेम वही तीनों पॉइंट सिंपल बात किया और कुछ बात ही नहीं करनी ओके 3 मार्क्स का क्वेश्चन 3 पॉइंट लिखे 3 मार्क्स कंफर्म ओके 2.5 3 नंबर लाइक मतलब थोड़ा बहुत अगर पॉइंट्स का इधर उधर हुआ भी ना तो ये 3 पॉइंट अगर आप मेंशन कर दिए तो 2.5 2 से 3 नंबर इजीली के उसके बीच में ही देगा ओके नेक्स्ट वाला था हमारा कि यहाँ पे क्लॉज डायरेक्ट मेंशन कर दिया क्लॉज 7 की बात करनी है ओके तो क्लॉज 7 हमारा क्या था क्लॉज 7 हमारा था रिलेटेड टू कंप्लायंसेस वगैरह था ना हाँ स्टैट्यूट वगैरह के बारे में था ओके तो क्या बोला इन्होंने MSPQ Limited has a turnover of 807 crores during the financial year 23-24. It has outstanding dues towards goods and service tax of the 10 lakhs since June 2023. When acquired by the audit, the company's management informed him that they have filed an objections letter for the said demand with the GST authorities. However, no response have received. Like मतलब कि कम वो कुछ स्टैट्यूटरी ड्यूज वगैरह थे पेंडिंग तो उससे रिलेटेड जो लॉज एंड रिपोर्टिंग्स के बारे में बात करता है ओके तो इसका आंसर देखो कैसे लिखा है सबसे पहला यहाँ पे क्लॉज मेंशन कर दिया कहाँ से दैट वेदर द कंपनी रेगुलर इन द डिपॉजिंग इन डिस्प्यूट स्टैट्यूटरीज इंक्लूडिंग गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी इनकम टैक्स यहाँ पे सारे डेट वो टैक्सेस मेंशन करती है ठीक है सब लिख दो appropriate authority and if not the extent of the arrears of outstanding statutory dues at the last day of the financial year corresponding for the period of more than 6 months from the date become payable shall be indicated. अगर कोई भी स्टैट्यूटरी ड्यूज है उससे 6 महीने का ज्यादा हो चुका है बिना पेमेंट किए तो उसको मेंशन करना होगा और इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड to mention clause 7b of paragraph with the statute subclauses a not disputed the amount involved in the forum and dispute the pending shall mention मेरी presentations department shall be treated as a dispute एक मतलब सिंपल चीज समझो कि क्लॉज 7 के अंदर अगर कोई भी आपने डिफॉल्ट किए हैं या कोई भी नॉन पेमेंट स्टैट्यूटरी ड्यूज का वो मेंशन करना होता है वो कोई भी हो सकता है इनकम टैक्स सेल्स टैक्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स ठीक है कोई भी टैक्सेस हो सकते हैं वो सारी चीजें आपको मेंशन करनी होगी और अगर कोई कंप्लायंसेस भी हो जाते हैं कोई डिपॉजिट या डिस्प्यूट हो जाता है तो उसके बारे में बनना होगा कि कंपनीज के ऊपर ये डिस्प्यूट चल रहा है ओके तो ये हो गया हम क्लॉज 7 के बारे में फिर मई 20 सितंबर 24 में भी आया था मई 25 4 में भी आया इस पे क्वेश्चन मई 25 में भी आया है स्टैट्यूटरी स्टेट द रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर अंडर पैराग्राफ 3 ऑफ क्लॉज 10 क्लॉज 10 ऑफ द कंपनीज एक्ट क्लॉज 10 बात करता है हमारा मनीज के बारे में ठीक है क्लॉज 10 ऑफ द वेदर मनी ट्रांसफर आईपीओ एफपीओ के बारे में बात करता है ठीक है आईपीओ एफपीओ
वगैरह जो है उसमें सिंपल यहाँ पे यही चीज़ है कि अगर आपने आईपीओ एफपीओ या किसी भी डेट इंस्ट्रूमेंट से पैसा मंगाया है तो उसको कहाँ यूज होगा प्रॉपर, मतलब कहाँ यूज किया है, कैसे उसको सेट ऑफ किया है, उसके बारे में सब मेंशन करना होगा। whether company has made any preferential allotment, ठीक है, पहले उन्होंने पब्लिक ऑफर के बारे में बात कर दिया, फिर वो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट या फिर प्राइवेट अलॉटमेंट के बारे में बात कर दिया। ठीक है, दोनों में ऑलमोस्ट सेम चीज, यहाँ सेक्शन वगैरह मेंशन कर दिया है। अगर फंड राइज किया है, have been used for the purpose and fund will rise if not provide detailed report रिस्पेक्ट ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व इन द नेचर ऑफ नॉन कंप्लायंसेस। ठीक है, सिंपल वही है कि जो पैसा राइज किया है वो उसे कहाँ यूज किया है, उसने प्रॉपर यूज किया है कि नहीं किया, और अगर इससे रिलेटेड कंप्लायंसेस ना मिले तो फिर उसके मेंशन कर दो कि नॉन कंप्लायंस हुआ है आपका। ठीक है, कोई भी क्वेश्चंस में कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। ओके, हाँ, क्वेश्चंस में ये पढ़ के मान लो क्लॉज याद नहीं आता है तो क्वेश्चंस पढ़ के थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि ये क्लॉज कौन सा था। ओके, जैसे इसमें पढ़ेंगे अगर राइज्ड फंड, ठीक है, सबसे पहले राइज फंड की बात करें तो इशूइंग फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, यानी कि उन्होंने फंड राइज किया है। दिस फंड राइज एक्सेप्शंस एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस को के पर्पस के लिए यूज करना था इसको। ठीक है, फंड राइज के इंटेंडेड पर्पस द बिजनेस ग्रोथ वगैरह वगैरह की बात किया। ठीक है, सिंपल क्लॉज टेंस होता है कि अगर आपने पब्लिक ऑफर या प्राइवेट प्लेसमेंट से पैसा उठाया है तो उसको कहाँ कहाँ यूज कर रहे हो उसके बारे में मेंशन करो। ओके, तो सिर्फ ये लाइंस को दो तीन बार अगर पढ़ लिए ना क्लॉज रिवीजन करते टाइम तो भी वो प्रॉपर याद हो जाएगा एंड उसमें भी इजीली आप मेंशन कर सकते हो। फिर उसके बाद सितंबर 25 में भी आया था, जैन 25 में ही क्वेश्चन नहीं आया था इस पे, लेकिन उसमें शायद एमसीक्यूज वगैरह आए थे। ओके, सितंबर 25 में लेकिन ऐसे क्लॉज डायरेक्टली नहीं आया था। यहाँ पे आया था कि एप्लीकेबिलिटी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट ऑन एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल आईएफसी विथ रेफरेंस टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। ठीक है, एप्लीकेबल ऑफ आईएफसी के बारे में बात किया था कि किस किस पे एप्लीकेबल होता है। और लाइक मतलब ये वाला शायद क्वेश्चन जो है ना ये किसी और चीज का है, लेकिन मेन जो अगर कारोज का ये है ना तो ये है कि जो कंपनीज है प्राइवेट, एप्लीकेबल ऑफ कंपनीज ऑर्डर रिपोर्ट ऑर्डर, यानी कि कारो का फुल फॉर्म ही है ये। ठीक, कंपनीज ऑर्डर रिपोर्ट ऑर्डर 2020 टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, अगर उसके जो पेड अप शेयर कैपिटल और रिजर्व्स हैं वो जो 1 करोड़ से कम का है, जो बोरोइंग से 1 करोड़ से कम का है, और टोटल रिवेन्यू जो है वो 10 करोड़ से कम का है तो एप्लीकेबल होगा। ओके, तो ये भी ये वाला भी ऊपर रीड कर लो एक बार, लेकिन ये कारों से रिलेटेड नहीं है ज्यादा। ओके, ठीक है, और इसी के साथ हमारा ये खत्म हो गया है। जैन 26 में अगर मैं देखूं तो आई थिंक एक क्वेश्चन आया था कारों का। ठीक है, तो मतलब समझ लो कि हर एक अटेम्प्ट में एक ना एक क्वेश्चन कारों पे आ रहा है कि जैन 25 में भी हो सकता है डायरेक्टली ना आया हो, लेकिन एमसीक्यूज वगैरह में ज्यादा वेटेज का पूछ लिया होगा। ओके, लेकिन हल्के में नहीं लेना है, हर क्लॉसेस को प्रॉपरली रिवाइज करो क्योंकि 21 क्लॉज है तो चांसेस भी नहीं है कि वो रिपीट करेगा या कुछ वैसे ही देगा। ओके, कोई भी क्लॉज उठा के डाल सकता है। और आई होप आप लोगों को क्लॉजेस समझ आए होंगे। इसके नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे है ये पूरा पीडीएफ। ठीक है, तो वहां से जाकर आप उसको डाउनलोड करके सेव कर लो एंड ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।